साथियों। आज का जो विषय है वो है कर्तव्य, दायित्व और अधिकार। कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी व्यक्ति के कर्तव्य ही दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति करते हैं और कानून के भय से किए जाने वाले कर्तव्य में गुणवत्ता का अभाव होता है। भ्रष्टाचार, छल, कपट, दांवपेच भी मिला हुआ रहता है। ऐसा कर्तव्य सिर्फ दूसरों के अधिकारों की खाना पूर्ति तक सीमित रहता है, संतुष्ट संतुष्टि तक नहीं। ये जो है पुस्तक का 2430 नंबर है, उस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम लोग कर्तव्य की बात करते हैं तो कर्तव्य किसी कार्य को करने अथवा न करने संबंधी जो उत्तरदायित्व होता है, उसी उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहा जाता है। किंतु कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नैतिक कर्तव्य, और उसी नैतिक कर्तव्य को या जब कोई भी जो कर्तव्य होता है, जैसे ही उसको कानूनी कानूनी जो है रूप मिल जाता है, तो उस समय जो है वह बाध्यकारी दायित्व हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी कर्तव्य को करने के लिए भी जो है कानून का सहारा लिया जाता है। वैसे तो कर्तव्य स्वैच्छिक ही होता है, लेकिन जैसे हम भारत में ही देखते हैं या दुनिया के कुछ अन्य देशों में देखते हैं, जैसे आप फ्रांस में चले जाएंगे, जर्मनी में चले जाएंगे, तो सफाई करना हम सभी का क्या है, कर्तव्य है, स्वैच्छिक कर्तव्य कि हम लोग साफ सफाई से रहें, कहीं कूड़ा कचरा ना फैलाएं। लेकिन जब समाज में अव्यवस्था फैल जाती है या लोग शौच के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इस परिस्थिति में अगर आप फ्रांस में देखेंगे, फ्रांस में या किसी अन्य देश में, मुझे जो जानकारी है, वहां पर सार्वजनिक स्तर पर थूकने पर भी मना है। कई स्थानों पर आप जाएंगे तो वहां पर लिखा रहता है कि ये सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पर कूड़ा कचरा करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना होता है। वास्तव में ये तो आपका कर्तव्य था कि आप लोग जो है सफाई का ध्यान रखें। लेकिन हम धर्म के 10 लक्षणों में भी देखते हैं तो शौच शब्द आता है, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से इससे यह स्वैच्छिक है। और जो कार्य स्वैच्छिक होता है उसे स्वयं के बोध से ही करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत जब हम दायित्व की बात करते हैं तो दायित्व जो होता है वह बाध्यकारी होता है। लेकिन जब किसी व्यवस्था को बाध्यकारी तरीके से किया जाता है तो उसमें उतनी निपुणता नहीं आ पाती जितना कर्तव्य बोध होने पर जितना वह कार्य अच्छे तरीके से होता है। जैसे कि भारत में स्वच्छता की ही बात की जाए, जब तक यह धर्म के 10 लक्षणों में था तब तक लोग इसे स्वेच्छा से करते थे, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों को इतना बोध रहता था कि हमें जो है गंदगी नहीं फैलानी है, और वो किसी भी सामान को उसके जो समुचित स्थान पर फेंक देते थे। फिर ऐसी परिस्थितियां चली आई कि अब हम लोगों की एक आदत में बन गया है कि जहां मर्जी वहां खाया, ट्रेन में देखें, कहीं भी चले जाएंगे तो वो सामान कहीं भी फेंक देते हैं। वास्तव में जब कर्तव्य बोध स्वयं से था, व्यक्ति को अपने आप पता था मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करना है, उस समय गंदगी नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या व्यवस्था व्यवस्था आई, क्योंकि क्योंकि कर्तव्य तो स्वैच्छिक है तो लोगों ने उसका पालन करना छोड़ दिया। तो उसके बाद देख रहे हैं कि उसके लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थल पर या इस स्थल पर आप कूड़ा फैलाएंगे तो आपके लिए 500 रुपए जुर्माना है, या फिर आप वहां पर जो है शौच कर देते हैं तो उसके लिए आप जुर्माना करना पड़ रहा है। इसका मतलब जब तक वह कर्तव्य बोध में था तब तक बहुत सरलता से चल रहा था, साफ सफाई हो रही थी। लेकिन अब उसी को कानून बना करके जो है रोका जा रहा है, और फिर भी वह उतनी सफलता से जो है वो लागू नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जब कर्तव्य और दायित्व की बात करते हैं तो जब मैं अपने धार्मिक ग्रंथों को देखता हूँ, भगवत गीता को देखता हूँ या अन्य ग्रंथों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है ये सभी जितने भी ग्रंथ हैं यह सब कर्तव्य बोध कराने के लिए हैं, न कि दायित्व के लिए हैं। और जब हम संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह दायित्व की बात करता है कि जिसको अपॉइंट किया गया है उसका दायित्व क्या है। जबकि जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं वो आपको हो सकता है किसी तरह से लोभ से, लालच से वो आपको प्रेरित करेंगे कि आप जो है वह अपने कर्तव्य को करिए, अच्छे कर्म करिए। जैसे आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को, फला व्यक्ति को कह दिया जाएगा कि आप जो है गरीबों की मदद करिए या फिर जो असहाय लोग हैं उनकी सेवा करिए,
तो इससे आपको जो है स्वर्ग मिलेगा, या कुछ भी उसके साथ जोड़ दिया जाए। बात यह है, किसी की अन्य की मदद करना और ना करना तो यह आपके हाथ में है, यह तो स्वेच्छा से है, ये तो आपका कर्तव्य है, वो करना चाहिए। इसे संविधान बाध्यकारी नहीं बना सकता। लेकिन जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो आपको इसके लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात जब मैं धर्म ग्रंथों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वास्तव में ये कर्तव्य बोध कराने के लिए बने हुए हैं, न कि दायित्वों का बोध कराने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर भूखा है, तो आपके धार्मिक ग्रंथ आपको प्रेरित कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को भोजन करा दिया जाए। लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाएं आपको बाध्य, इसके लिए बाध्यकारी दायित्व नहीं बना सकती कि आप उसको भूख को भोजन कराएं। आप कराएं अथवा न कराएं, लेकिन हाँ, आपके साथ कुछ भावनाएं जोड़ दी जाती हैं कि आप इसको करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा, या आपको इसका कुछ लाभ मिलेगा किसी भी तरह से। तो जो कर्तव्य होता है वो हमारे धर्म ग्रंथ हमको उसका बोध कराते हैं। और जो जो हमारा संविधान है वह तो बाध्यकारी दायित्व के लिए है, तंत्र के लिए है, सिस्टम के लिए है। अर्थात उसका पालन तो हम सभी को करना ही करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर जैसे आप ऋषिकेश में चले जाएंगे, त्रिवेणी घाट पे या किसी और स्थान पर चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर कुछ लोग नहा रहे होते हैं, और कुछ लोगों को वहां अपॉइंट किया जाता है कि उनकी ड्यूटी लगी होती है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाना है। तो जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया उसकी तो ड्यूटी है, उसको तो उस बात का पैसा मिलता है। लेकिन अगर कोई डूब रहा है, आप बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? आपका कर्तव्य तो ये है, आपको लगता है अगर आप तैरना जानते हैं, आप बचा सकते हैं, आप बचा लीजिए। लेकिन जिसको अपॉइंट किया गया है उसकी वो ड्यूटी है, वो सैलरी है, या फिर आपके सामने दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो उस झगड़े को आप छुड़ाएं या ना छुड़ाएं, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन जब पुलिस वाले की बात आती है तो पुलिस को तो अपॉइंट किया गया है, अर्थात जब वो ऑन ड्यूटी पे है तो झगड़ा छुड़ाना, हिंसा को समाप्त करना, इसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है, यानी उसका तो दायित्व है। आपके लिए जो है यह स्वैच्छिक कर्तव्य हो जाता है। हमारी जो सरकारें हैं वह कर्तव्य और दायित्व इन दोनों में बोध नहीं कर पाती हैं कि इन दोनों में मतलब क्या अंतर क्या है। भारतीय अगर समाज को अगर हम वर्तमान में देखते हैं, तो वर्तमान भारतीय समाज में लगातार अधिकारों की बात तो की जाती है। आज तीन विषय थे हमारे पास, कर्तव्य, बोध और अधिकार। तो कर्तव्य और हमने दायित्व पर जो है अंतर समझा। अब आते हैं हम अधिकार पर। तो आप देखेंगे कि हमेशा भारतीय समाज में जो वर्तमान हमारी व्यवस्था है उसमें लगातार लोगों को उनके अधिकार के लिए, उनके राइट्स के लिए जो है प्रेरित किया जाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, संघर्ष करो। लेकिन गुलामी के समय में अधिकारों के लिए लड़ना जो है वो ठीक लगता है। लेकिन जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो वैसे भी आपको आपके अधिकार जो हैं मिल जाने चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको आपके अधिकारों के लिए तो बार बार प्रेरित किया जाएगा, लेकिन आपके कर्तव्य और जो दायित्व हैं उसके लिए कोई भी आपको प्रेरित नहीं करता है। अर्थात जब हम समाज की बात करते हैं तो ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ अधिकार प्रधान समाज हो, अधिकारों के लिए संघर्ष करे। वर्गों का निर्माण किया जाता है, इन्हीं इन्हीं अधिकारों के लिए महिला अधिकार की बात होगी, पिछड़ों के अधिकार की बात होगी, दलितों के अधिकार की बात होगी। लेकिन समान अधिकार की बात नहीं होगी। जब भी बात होगी तो विशेष अधिकार की बात होगी, विशेष सुविधा की बात होगी। लेकिन आप उनको अधिकार देने के लिए तैयार है कि विशेष अधिकार दे दिया जाए, समान अधिकार भी न दे करके विशेष अधिकार देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ समाज की व्यवस्था ऐसी बनती जा रही है कि जो हमारे कर्तव्य है और दायित्व है। वीडियो आ रही है? नहीं आ रही। ये एक मिनट। अब आ रही। हो सकता है हमारे पास गड़बड़ हो, नहीं उनका ही। कुछ वहीं से कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, आप अपना शुरू ये रखिएगा। ये जो है जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, जो होस्ट है, होस्ट ने अपनी स्क्रीन को शेयर कर दिया है सबके साथ। ये आई थिंक विपुल आदर्श जी ने किया है। ठीक है, हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आप बढ़ाइए आप। जी। तो वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें ये समस्या आ रही है कि कर्तव्य और दायित्व इनके लिए तो कोई भी जो है प्रेरित करने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन पूरा का पूरा जो समाज है, सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ अधिकारों की केवल बात हो रही है। और उन अधिकारों के लिए जो है वर्ग संघर्ष, वर्ग विद्वेष को भी फैलाया जा रहा है। इसलिए अधिकारों को भी समझना आवश्यक है। जैसे हमने कर्तव्य और दायित्व को समझा, तो हम देखते हैं अधिकार भी 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला अधिकार है मौलिक अधिकार, दूसरा है सामाजिक अधिकार और तीसरा है संवैधानिक अधिकार। वर्तमान में एक झूठ निरंतर यह प्रचारित किया जा रहा है कि जो मौलिक अधिकार है वह संविधान प्रदत्त है, और उन मौलिक अधिकारों में बढ़ोतरी भी की जा सकती है, उनको कमी भी किया जा सकता है। जैसे हम भारत में देखते हैं मौलिक अधिकारों की, वो मौलिक अधिकार जो है उसकी परिभाषा ली गई है यूएसए से। लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में मौलिक अधिकारों की भी जो परिभाषा बदल रही है। जैसे कुछ देशों में जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां तो ये भी मांग होने लग गई है कि इंटरनेट को भी जो है फंडामेंटल राइट में जो है इंक्लूड करना चाहिए। जैसे अभी मणिपुर में घटना हुई या कई राज्यों में भारत में हुई है, तो इमरजेंसी में क्या होता है कि बेसिकली वहां इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस पर यूएन की जो संस्थाएं हैं और दुनिया भर के कई देश हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें इंटरनेट को भी मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर लेना चाहिए। तो ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या वो वास्तव में मौलिक अधिकारों की जो परिभाषाएं बनाई गई हैं वह ठीक है? क्या उनको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है इस तरह से, जिस तरह से प्रयास किए जाते हैं? तो देखिए, अधिकार देने वाली इकाई ही अधिकार वापस ले सकती है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार जो है वह प्रकृति प्रदत्त होते हैं, अर्थात प्रकृति ने दिए हैं। ना तो आपके फंडामेंटल राइट सोसाइटी ने दिए हैं, ना उसे कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जैसे आपके जीवन है, भोजन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपका पहनावा है, यह सब आपके जो है फ्रीडम में आते हैं। और एकमात्र जो आपको अधिकार प्राप्त है कुल मिला जुला करके, वह है स्वतंत्रता। यानी मौलिक अधिकार ही, जो जो मौलिक अधिकार है वह प्रकृति प्रदत्त है। और प्रकृति प्रदत्त अधिकार भी सिर्फ एक ही है, वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में ही सभी प्रकार की स्वतंत्रता सम्मिलित होती है। इसीलिए आपके मौलिक अधिकार अगर आपसे कोई छीन सकता है, वापस ले सकता है, तो वो केवल और केवल प्रकृति को अधिकार है। अर्थात आपकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से कैसे भी हो जाए, जीवन आपको प्रकृति ने दिया है, तो आप बीमारी से मर जाएं, भूख से मर जाएं, किसी अन्य कारण से मर जाए, लेकिन जो आपकी प्राकृतिक मृत्यु होगी वो, क्योंकि जीवन प्रकृति ने दिया है, तो अर्थात अधिकार देने वाली इकाई ही अधिकार को वापस लेने का अधिकार रखती है। इसी प्रकार से जब हम सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं, तो सामाजिक अधिकार, समाज शब्द इसमें आ जाता है, अर्थात समाज ने सामाजिक अधिकार दिए हैं। समाज अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सिस्टम बनाता है, कुछ नियम बनाता है। और जो भी लोग उस नियम को मानते हैं, उस सिस्टम को मानते हैं, उन्हें हम सामाजिक कहते हैं। जैसे कि समाज ने विवाह का एक नियम बनाया है कि एक स्त्री और पुरुष जो है वो विवाह के पश्चात एक साथ रह सकते हैं। लेकिन यदि कोई बिना विवाह किए भी एक साथ रहना चाहे, तो हम इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इसे एक अनैतिक कार्य कह सकते हैं, असामाजिक कार्य कह सकते हैं, लेकिन यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो समाज इस परिस्थिति में क्या कर सकता है कि उन्हें बहिष्कृत तो कर सकता है, क्योंकि समाज ने व्यक्ति को केवल एक ही अधिकार दिया है, और वह है समाज में सम्मिलित होने का अधिकार। तो जो इकाई अधिकार देगी, वह अधिकार, वही इकाई वही अधिकार ले सकती है जो अधिकार उसने दिए हैं। तो समाज ने केवल एक ही अधिकार दिया है, समाज के साथ रहने का, सम्मिलित होने का। अर्थात समाज को यह अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रहता है, या समाज को लगता है कि ये हमारे सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो उसका सामाजिक बहिष्कृति तो संभव है, किंतु उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। आपका माइक म्यूट हो गया विजय जी। बंद हो गया आपका। हाँ जी जी, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी जी। तो यानी कि जो इकाई अधिकार देती है, वही इकाई जो है अधिकार वापस ले सकती है। जैसे जीवन प्रकृति ने दिया है, वैसे ही समाज में रहने का अधिकार। फिर कट गया। नेटवर्क प्रॉब्लम है।
ब्रजेश भैया का माइक बंद है। हाँ। संवैधानिक अधिकार सिर्फ एक ही होता है, वह है सुरक्षा। लेकिन वर्तमान में किया गया है कि संवैधानिक अधिकारों की परिभाषा भी विकृत कर दी गई है, और मूल अधिकार जो है उनकी परिभाषा भी विकृत है। और समाज को तो कोई अधिकार ही नहीं है, समाज तो बहिष्कृत कर ही नहीं दे सकता है, यानी कि उसके अधिकार छीन लिए गए हैं। तो वर्तमान में शिक्षा को और चिकित्सा को आप देखेंगे तो उन दोनों को भी जो है मौलिक अधिकार में रख दिया गया है। उससे एक कदम आगे बढ़ करके मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरनेट को भी अब सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि वास्तव में मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार, यह तीनों अधिकार जो हैं इनमें गड़बड़ किया गया है, और तीनों बहुत स्पष्ट हैं। एक स्वतंत्रता है, एक में सुरक्षा है, और एक में समाज के साथ रहने का सहजीवन है। सहजीवन नहीं कर सकते हैं तो आपको बहिष्कृत किया जा सकता है। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो यह भी ध्यान देने की बात है कि जो राज्य होता है, राज्य का दायित्व क्या है? राज्य का दायित्व होता है सुरक्षा और न्याय। यह उसका बाध्यकारी दायित्व है कि उसे करना ही करना है। उसके अतिरिक्त जितने भी जन कल्याणकारी कार्य हैं, अगर वह राज्य के पास अपने सुरक्षा और न्याय को कर लेता है, उसके पश्चात अगर कुछ बचता है तो राज्य कर सकता है। अन्यथा जितने भी अनैतिक मामले हैं उनको रोकने का प्रयास समाज को करना चाहिए, न कि राज्य को करना चाहिए। लेकिन राज्य ने गलत तरीके से सारे के सारे जो अधिकार हैं, वो चाहे वह सामाजिक अधिकार है अथवा संवैधानिक अधिकार, तो रखा ही हुआ है। और मौलिक अधिकारों की जो परिभाषा है वो पूरी तरह से विपरीत कर दी गई है। तो कार्य को भी देखते हैं हम, जो कार्य भी वो भी हमारे पास तीन प्रकार के हैं। जैसे अधिकार हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, वैसे ही हमारे जो कार्य हैं वह कार्य भी सामाजिक, असामाजिक और समाज विरोधी हो सकते हैं। जहां समाज विरोधी शब्द जुड़ जाए वहां राज्य को सक्रिय होना चाहिए था, अर्थात वहां राज्य का दायित्व हो जाता है कि वह दंड दे। लेकिन राज्य क्या कर रहा है? राज्य ऐसे कार्यों को समाप्त करने का कार्य कर रहा है जो कि असामाजिक हैं अथवा अनैतिक कार्य हैं, जैसे कि जुआ खेलना हो गया, वैश्यावृत्ति हो गई, शराब हो गया, और अनावश्यक रूप से लोगों को हेलमेट पहनाने का प्रयास हो गया, अंधविश्वास है। ये वो सारे के सारे कार्य हैं जिन्हें समाज को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अंधविश्वास हो गया या शराब रोकना हो गया, तो जो हमारे साधु संत हैं, सन्यासी हैं, प्रचारक हैं, इन लोगों को यह कार्य करना चाहिए। लेकिन राज्य जो है इन सभी अनावश्यक कार्यों को करने का प्रयास कर रहा है। जब संविधान की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, तो एक तो पूरा का पूरा जो दायित्व और कर्तव्य में जैसे घालमेल किया गया है, वैसे ही मैंने बताया कि अधिकारों में भी मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार में घालमेल कर दिया गया है। लेकिन सबके जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, वह समान होने चाहिए। किंतु राज्य क्या कर रहा है? समान अधिकारों को न दे करके विशेष अधिकार देने में लगा हुआ है, और कुछ किसी के अधिकारों में कटौती कर दी गई है। यानी कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए भी जो है अधिकारों की परिभाषाओं को विपरीत विपरीत कर दिया गया है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तो राकेश जी ने उसमें 5 सब्जेक्ट रखे थे। एक उसमें से रखा था समानता। समानता की बात करते हैं तो यह भी एक अधिकार है जो संविधान ने हमें दिया है। और कल मैं विचार कर रहा था कि इस विषय पर मैं कुछ बोलूं, लेकिन समय का अभाव रहा और मीटिंग जो है वो लगभग हमारे 1.5 घंटे चलने के पश्चात खत्म हो गई। तो देखिए, एक जब हम इक्वेलिटी की बात करते हैं कि अधिकार सबके लिए समान होने चाहिए, तो इसमें दो बातें निकल करके सामने आई थी हमारे, कि एक तो ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल जो हमारा 18 है, उसमें समानता की बात आती है। और दूसरी बात जो कही, क्या कहते हैं, श्रीकांत जी ने, कि जो हमारा संविधान है वह केवल और केवल कानूनी समानता की बात करता है। तो जब मैं अधिकारों के बारे में आज पढ़ रहा था कि अधिकार क्या क्या होने चाहिए, अधिकारों की समानता के बारे में पढ़ रहा था, तब मुझे ये लगा कि वास्तव में एक बार मुझे जो है इन आर्टिकल्स को भी पढ़ना चाहिए। और जो विषय मैं कल नहीं रख पाया, ये जिस विषय को मैं रखना चाह रहा था, तो उस विषय को मैं आज इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। कि सबसे पहले जब हम संविधान में देखते हैं क्या संविधान सबको समान अधिकार देता है, तो आर्टिकल 14 को देखा जाए तो आर्टिकल 14 वास्तव में कहता है कि कानूनी समानता सबके मध्य होनी चाहिए। यानी वहां पर जो है जस्टिस बिफोर द लॉ की बात, वो इक्वेलिटी बिफोर द लॉ की बात आती है। लेकिन जैसे ही हम आर्टिकल 14 से आर्टिकल 15 की तरफ बढ़ते हैं,
तो वहां पर जो है सामाजिक समानता की बात आने लग जाती है। अर्थात राज्य जो है वह सभी प्रकार के अनैतिक कार्य, छुआछूत है, जातिवाद है, भेदभाव है, अस्पृश्यता है, इनको हटाने की बात राज करने लग जाता है। वास्तव में यह सब क्या है, यह तो स्वैच्छिक कर्तव्य होने चाहिए थे, राज्य के बाध्यकारी दायित्व नहीं होने चाहिए थे। ऐसे इससे आगे आज जब हम बढ़ते हैं, आर्टिकल 16 की तरफ बढ़ते हैं, तो आर्टिकल 16 कहता है कार्य क्षेत्र में सबको समानता मिलनी चाहिए। ये बात ये जो लागू होती है, यह सरकारी नौकरियों के संदर्भ में है कि सबको इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन यह जो आर्टिकल 16 है, यह अपने आप में सर्वाधिक प्रासंगिक आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्टिकल एक तरफ तो ये कहता है कि सबको जो है नौकरी में प्रतिस्पर्धा में समानता होनी चाहिए, किंतु इसके आगे किंतु परंतु लेकिन लगा करके फिर ये लिख देता है कि महिलाओं को विशेष अधिकार होना चाहिए अथवा अन्य किसी को विशेष अधिकार होना चाहिए। अर्थात जब हम आर्टिकल 16 को देखते हैं तो यह कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्स्टिट्यूशन नजर आता है। इसी प्रकार से जब हम आर्टिकल 19 और 21 को देखते हैं तो यह भी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आता है। इससे एक कदम जब आगे बढ़ते हैं, हम आर्टिकल 17 की तरफ बढ़ते हैं, तो आर्टिकल 17 भी जो है वह कहता है कि समाज में जो हमारी ये जो जाति के आधार पर विषमता है, आर्थिक असमानता है, इसको किस प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया जाए। यानी कि राज्य का जो कार्य है सुरक्षा और न्याय, राज्य उसको छोड़ करके, अपने दायित्व को छोड़ करके उन कर्तव्यों में लगा हुआ है जो कि समाज को करने चाहिए। इससे एक कदम हम और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 18 को देखते हैं, तो वहां पर टाइटल की समानता की बात आती है। अर्थात कुछ विशेष टाइटल ऐसे हैं जो मिलिट्री के द्वारा या एकेडमिक जो हैं उनके द्वारा ही प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि राष्ट्रपति भवन को रायसीना भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे टाइटल हैं जो कि केवल और केवल कुछ विशेष संस्थाओं को या मिलिट्री को ही दिए जाते हैं। लेकिन इन सबके मध्य बात ये देखने की कि राज्य का मुख्य जो कार्य था, मुख्य जो दायित्व था, वो केवल और केवल आर्टिकल 14 तक ही सीमित होना चाहिए था। लेकिन एक एक करके वो लोग आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने आर्टिकल 16 को तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी बना दिया कि अपनी ही बातों का जो है विरोधाभास होता है। एक जगह स्वतंत्र समानता, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा की बात होती है, दूसरी तरफ विशेष अधिकार लेकर के उसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। मैं एक बार जो है अभी टीवी चैनल्स में देख रहा था, तो उसमें जो कुमार विश्वास से एक बार प्रश्न किया, पूछा किसी ने, एंकर ने, कि संविधान और भगवत गीता में आपको किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे अगर किसी को इसरो में साइंटिस्ट बनना है तो वो मैथ चुनेगा या कॉन्स्टिट्यूशन चुनेगा। मुझे लगता है कि जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो हमें धार्मिक ग्रंथों की तरफ देखना पड़ता है, उसके लिए हम संविधान की तरफ नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सामाजिक व्यवस्था की बात आती है, दायित्वों की बात आती है, व्यवस्था की बात आती है, तंत्र पर नियंत्रण की बात आती है, उस परिस्थिति में जो है हमें संविधान को जो है समझने की आवश्यकता है। लेकिन संविधान में न कर्तव्य की सही परिभाषा है, न दायित्व की परिभाषा है, न अधिकारों को ठीक से परिभाषित किया गया है, न तो अनैतिक, अपराध, कानूनी, गैर कानूनी को ठीक से परिभाषित किया गया है। तो मुझे लगता है कि मार्गदर्शक सामाजिक सोच संस्थान के तत्वाधान में हम लोग जिस प्रकार से इन सभी को पृथक पृथक कर पा रहे हैं, इनको अलग अलग समझ पा रहे हैं, अगर इसी प्रकार से हम लोग जो है अन्य लोगों को समझाने में सक्षम रहते हैं कि राज्य के दायित्व कहाँ तक सीमित है, राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अनैतिक कार्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे हम समाज की भी सक्रियता को बढ़ा सकते हैं, समाज को भी ये महसूस होगा कि हमको भी कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि कर्तव्य हो, अधिकार हो, दायित्व हो, इन सबको समझ करके हम एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, तो आप लोग जो है जब अपनी बात को रखेंगे तो हम विषय को बढ़ाएंगे और बाकी जो है मुनीष जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आवाज आ रही है बाबूजी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है ना, साफ जी आ रही है एकदम। जी, राजेश प्रजापति जी ने हाथ उठाया है। हाँ, आप कंडक्ट करिए ना। ठीक है, राजेश जी प्रजापति जी आप पूछ सकते हैं। जी, सभी को नमस्कार।
नमस्ते जी। मेरा आपने ये बोला कि समाज में जैसे कोई गलती करता है तो बहिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन उसे दंड समाज नहीं दे सकती। जी लेकिन मैंने अभी तक गांव में देखा कितने जगह पर, जो जिनसे मैं जुड़ा हूँ, वहां पर देखा कि लोग दंड लगा देते हैं, आर्थिक दंड लगा देते हैं, या तो पैसे का दंड लगा देते हैं, या बकरे खाने का दंड लगा देते हैं। इस तरह से कई दंड लगाकर पैसा वसूल कर लेते हैं। तो क्या यह सही है या गलत है, इसके संबंध में भी आप अपना सुझाव दें। देखिए, दंड जो है समाज नहीं दे सकता है। जैसे कि राज्य की जो नियुक्ति की गई है वो की किसके द्वारा गई है, तो राज्य की नियुक्ति ही समाज के द्वारा की गई है। और राज्य ने उसको नियुक्त किया किस लिए है, तो सुरक्षा और न्याय के लिए किया गया है। अर्थात राज्य ने अपना काम सुरक्षा और न्याय के लिए पहले से ही जब किसी को अपॉइंट कर दिया है, तो राज्य को अब उस पर छोड़ देना चाहिए कि वह अपने कार्य को ठीक से करे। अगर समाज उसके कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है, तो फिर यह प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर राज्य की तंत्र की सिस्टम की गवर्नमेंट की सरकार की आवश्यकता ही क्या है। फिर तो उसको समाप्त कर देना चाहिए। जैसे इस्लामिक देशों में होता है, समाज ही दंड देता है, या सिखों में होता है कि समाज दंड देने का जो है, किसी को बीच बाजार में मार देते हैं, हिंसा कर देते हैं किसी के साथ सब मिल करके, या पत्थरबाजी हो जाती है। तो उस काम के लिए ही तो आपने उसको अपॉइंट किया है। अगर वो नहीं कर पा रहा है या आपको लगता है कि ये हम ही लोग कर लेंगे, तो फिर तंत्र की आवश्यकता नहीं है, तंत्र को समाप्त कर देना चाहिए फिर तो। तो ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा राजेश जी आपको बताऊं जी कि समाज को कोई भी आर्थिक दंड देने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक कि वह पीड़ित जो है, जी मतलब जिसको आप दंड दे रहे हैं, जी अगर वह सहमत है उस फैसले से, जी तब आप दोनों के बीच समझौता करा सकते हैं। मतलब समाज जो है, वो समाज जी जी किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। जी समाज को इतना ही है कि अगर दोनों सहमत हैं उस दंड से, जी तो कोई दिक्कत नहीं है। जी मतलब इस तरह से पंचायत हो गई है जी कि 5 पंच मिल करके निर्णय दे दिए, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो कोर्ट निपटेगा। जी जी, ठीक है। चलिए और बात। और कौंथम वीरा स्वामी जी, आपका कोई प्रश्न है? माता प्रसाद जी, आप अपना विषय रखिए। जी भैया जी, बाबा प्रणाम सभी बंधुओं को। स- नमस्कार। आवाज आ रही भैया जी? जी आ रही है आवाज, बोलिए। अ, अभी दो चीजें, एक तो संविधान, सामाजिक कार्य, कर्तव्य और अधिकार, ये हमारे संविधान के संबंध में, और दूसरा हमारे धर्म के संबंध में। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आपने बताया इनको कि संविधान हमारे समाज के लिए किस प्रकार से कर्तव्यों का निर्धारण करता है, दायित्वों का निर्धारण करता है। पर समानता का जो अधिकार है, वो सामाजिक समानता, कार्य की, कर्म की समानता, और कानून की समानता, जाति समानता, इस प्रकार के ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो वर्णन है, उपाधि की भी समानता इसमें आती है। पर इसमें विरोधाभास हमारे संविधान के अंदर आ जाता है कि एक बात संविधान कहता है तो वहीं प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए दूसरी बात कह देता है। तो आज की परिस्थिति में हमारा संविधान हमारे समाज के लिए या हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से अप्रासंगिक हो जाता है। ठीक बात है।
ऐसे कई अनुच्छेद अनुच्छेद हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। और आर्टिकल 16 पर तो जो है अच्छी खासी बहस हुई है कि ये आर्टिकल 16 जो है वह समानता के का जो भाव है उसका उल्लंघन करता है। पहले लिख देता है कि सब समान है, सबको समान अधिकार है, उसके बाद किंतु लगा देता है। ये किंतु परंतु जो है यही संविधान की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे हम कहते हैं कि संविधान स्पष्ट अर्थ प्रदाता नहीं है, और किंतु परंतु लगा करके पूरे ही संविधान का जो है अर्थ बदल दिया जाता है। तो ये एक समस्या तो है कि संविधान बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जी भैया जी, बात ये है कि हम कर्तव्य जिस प्रकार से दो प्रकार से करते हैं। एक तो हम मन से काम करते हैं, जिसमें हमारा मन लगता है, स्वेच्छा से काम करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, जिसको हम हॉबी कहते हैं। हॉबी का दूसरा आ जाता है कि हम अपने वेस्टेज समय को, जो हम फ्री का समय है, जो रोज का हमारा काम है, उसके अलावा कोई काम करें तो हमारी हॉबी हो जाती है, मतलब हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं वो। तो हम ऐसे कर्तव्य, ऐसा काम जो हमें प्रसन्नता दे और हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति करे, वो कर्तव्य हमारे लिए उचित प्रतीत होता है। जो कि हमारा धर्म भी बताता है कि हम अपना कोई भी कर्तव्य करें, वो हम प्रसन्नता के लिए करें, प्रसन्न होकर के करें। और जब मजबूरी में काम करते हैं तो वो हमारे लिए एक दायित्व, माने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उससे हम सामने वाले व्यक्ति के आदेश का तो पालन कर सकते हैं, लेकिन हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, या अपने आप को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, उसमें खुशी महसूस नहीं करते हैं काम को करने। आप ठीक कह रहे हैं। कर्तव्य बोध अगर स्वयं हो जाए तो व्यवस्था को बनाना सरल होता है। जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं तो, जैसे मैं बस में ट्रेवल कर रहा हूं या ट्रेन में ट्रेवल करता हूं, और चाय कॉफी कहीं पी लिया या कुछ भी सामान ले लिया तो जा ले जा करके उसे डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन साथ में कई लोग बैठे रहते हैं, वो ट्रेन की खिड़की से इधर उधर फेंकते चले जाते हैं। बात यह है कि वह जब तक धर्म के साथ जुड़ा हुआ था कि शौचम इंद्रिय निग्रह, तो लोग जब तक धर्म को मानते थे, उसकी परिभाषा के साथ जुड़ा हुआ था, तो लोगों में क्या था, उसके प्रति भाव था कि हमें साफ सफाई से रहना पड़ेगा। मैं गांवों में भी पहले देखता था कि गंदगी नहीं होती थी, लोग गड्ढा खोद करके या कहीं डाल देते थे, तो सिस्टम बना करके लोगों ने रखा हुआ था, गांव भी बहुत साफ सुथरे रहते थे। धीरे धीरे जब वो चीज आपकी व्यवस्था से चली गई, आपने उसका पालन करना छोड़ दिया, जब पालन करना छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन गई। अर्थात अब आप कहीं भी खाते हैं, कहीं भी फेंक दिया, किसी की मदद करें अथवा ना करें, वो तो आपका स्वैच्छिक कर्तव्य है, उसके लिए कोई दंड आपको पता है कि दे नहीं सकता है। तो अगर आपकी आदत में है तो वो चीज बहुत सरलता से समाज में लागू हो जाती है। लेकिन अब कानून बना करके आप लागू करवाएंगे कि यहाँ पर कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना है, तो आप कहाँ कहाँ व्यक्ति को खड़ा करके रखेंगे, या लोग पान खाएंगे और सब जगह थूक देंगे, तो आप कहाँ कहाँ व्यवस्था लागू करते हैं। यानी कर्तव्य जो है वह सिस्टम से नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि दंड आप दे नहीं सकते हैं, और दंड देंगे तो आप कितने लोगों को रोक सकते हैं। लेकिन यदि वही चीज चरित्र में आ जाती है, स्वभाव में आ जाती है आपके, तो वो सिस्टम जो है आराम से अपने आप ठीक हो जाता है। आप अगर गंदगी नहीं फैलाते हैं तो आप दूसरे को भी देखेंगे ना, तो आप टोक देंगे, और टोक देंगे तो भले ही वो एक बार कर रहा हो, कोई 2 बार टोकेगा, 3 बार टोकेगा, तो उसके अंदर से ये भावना आ जाएगी कि यार मुझे नहीं करना चाहिए। जैसे आप मेट्रो में चले जाइए, कहीं चले जाएंगे ना, आप देखेंगे कि साफ सफाई के लोगों को बोलना नहीं पड़ता है। वहां क्या है, लोग जब देखते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा साफ है, कोई नहीं फेंक रहा होता है, तो जो नया व्यक्ति है वो भी संकोच करता है वहां। तो जब सिस्टम बन जाता है, व्यवस्था बन जाती है, तो लोग उससे देख करके प्रेरित भी होते हैं। तो कर्तव्य बोध स्वयं होना चाहिए, दूसरे के द्वारा नहीं कराना चाहिए उसको। और दूसरा कराएगा तो वो उस तरह से लागू नहीं हो पाएगा समाज में। चलिए, जी भैया जी, और कोई अपना विषय रख। और लोग रखिए अपनी बात। अभी तो अभी तो सब लोग बोलने के लिए बाकी हैं। विपुल जी अपना विषय रखना चाहते हैं। हाँ, विपुल जी, सोहन जी, कोई? बताइए विपुल जी। हेलो। हाँ बोलिए।
हाँ, आज का जो विषय है वो अधिकार और कर्तव्य के बारे में है। तो जहाँ तक बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही विपुल जी। हेलो। हाँ, आप बताइए। हाँ, जहाँ तक देखा जाता है अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ अधिकार है वहाँ पे कर्तव्य है, जहाँ पे कर्तव्य है वहाँ अधिकार है। जैसे माता पिता का अपने बच्चों के प्रति अधिकार है कि वो उसे दंड दे सकते हैं, वो उसे रोक टोक सकते हैं। तो उनका कर्तव्य भी है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें, उनकी परवरिश करें। इसी तरह से हमारे कर्तव्य और अधिकार एक साथ चलते हैं। कुछ लेकिन इंसान में एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने अधिकारों पे तो ध्यान देता है, लेकिन अपने कर्तव्य पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है। दूसरी बात है, जो आज का टॉपिक है कि जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो तभी तक प्रभावी हैं जब वो अंतः प्रेरणा से हो। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई भी कार्य है हम उसको कानून के द्वारा या किसी को बाध्य करके हम करते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं हो पाता। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी प्रेरणा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वो प्रभावी होता है। तो हमारा यही मानना है कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है, हमें ऐसी मानसिकता विकसित करनी है कि लोग अ, बाध्यता से नहीं बल्कि अपनी अंतः प्रेरणा से अपने अ, अपने मन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। धन्यवाद। चलिए और लोग, मोहन जी, सुनील देव जी, नरेंद्र जी, संजय हेलो तांती, राकेश जी, कोई कुछ आप जी लोग बताइए। बताइए मोहन जी। जी। सभी साथियों का अभिवादन है। और जो आज का विषय है कि संविधान में जो अधिकार, दायित्व और कर्तव्य है, इसका पालन करना, निर्वहन करना, तो ये जो तीनों है इसको तो सब कोई जानते हैं कि एक दूसरे का पूरक है। और अगर ये सभी कोई अपने विवेक से अगर करते हैं तो फिर तो कहीं कोई समस्या ही नहीं होता है। सारी समस्या जो है वो सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से चलेगी। लेकिन जब इसमें कहीं कुछ व्यवधान आता है तब फिर समस्या उत्पन्न होता है। तब उसमें विचार मंथन और चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। तो जहां तक हम समझते हैं कि दायित्व और अधिकार जो है वो ज्यादातर जो है वो तंत्र के पास ही ये सब रख लेते हैं, और जो कर्तव्य है वो सब लोग को दे देते हैं कि आपको ये सारा कर्तव्य जो है करना है। और उसी में उनका जो दायित्व है वो भी उस कर्तव्य में घुसा करके और लोग के माथे पर ही जो है तो ठोक देते हैं। तो जो तंत्र की का जो उनके जो मतलब का चीज होता है उसको वो
ऐसा दायित्व और अधिकार का कानूनी जामा पहना देते हैं, और उस कानूनी जामा के तहत जो है लोग को उनके मतलब का कार्य को अगर नहीं भी करना है तो कर्तव्य समझा करके उनको करने के लिए विवश और मजबूर करते हैं, कानून का भय दिखाकर। तो ये जो तंत्र की जो प्रक्रिया है या जो समाज के ऊपर ये जो दबाव और प्रभाव है, ये जो है वो सही नहीं है। और आजकल जो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मान लीजिए कि जो अधिकार है, तो हम ये देखते हैं कि जितने भी आम जन हैं या व्यक्ति हैं, इनको एक प्राकृतिक और मूल अधिकार जो है सो दिया गया। अब इस मूल अधिकार में हम देखते हैं कि एक जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो जो है कोई भी चीज अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत बोल सकते हैं। लेकिन आजकल जो देखने में आ रहा है, चाहे सोशल मीडिया में हो या मीडिया में हो या कोई राजनीतिक दल हो या धार्मिक संस्था हो, तो समाज में अगर कोई व्यक्ति के प्रति उनकी किसी प्रकार की कुछ है तो वो अगर अपना अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक बात है, उनमें आप गुण दोष देखते हैं। लेकिन अगर कोई धर्म है, कोई संस्था है या कोई मान लीजिए संगठन ही है जिसमें कि बहुत तादाद में जनसंख्या जिसमें जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा समाज टाइप का है जिसे, उसको अगर आप टारगेट करके कुछ भी अगर बोलते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष आपके लिए गुनाहगार हो सकता है, लेकिन उस समाज में रहने वाले करोड़ों व्यक्ति हैं, लाखों व्यक्ति हैं। तो आप अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार से या मूल अधिकार से उन सब की भावनाओं को तो आहत नहीं कर सकते हैं। कोई धार्मिक संस्था में लाखों व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको दो चार व्यक्तियों से किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, उसके चलते आप लाखों व्यक्तियों का तो आक्षेप लगाकर या उनको किसी प्रकार का दुर्भावना पूर्ण बातों को बोलकर तो आहत नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा एक प्रश्न भी है, ये जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो क्या ऐसा है कि वो किसी भी समाज को जो है तो आहत कर सकते हैं? क्या दूसरे के का जो मूल अधिकार है उसको वो उसका उससे हनन होगा कि नहीं होगा, इस पर भी थोड़ा सा कुछ आप जो है तो अपने व्याख्यान से समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि एक सीमा रेखा तो बननी ही चाहिए। जी जी आपकी नाक किसी दूसरे की नाक को टच न करे, जी या जी आप मिस इन्फॉर्मेशन या झूठ बोल करके जी अफवाह फैला करके हिंसा को बढ़ावा देने का या ऐसा कुछ उपक्रम चलाते हैं, तो जी उस परिस्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई तो हो सकती है। अब मुझे लगता है जो नया कानून बना है, कल रात को 12 बजे से भारत में जो है जो नए कानून थे वो प्रभावी हो गए हैं। और जो नए कानून प्रभावी हुए हैं उसमें से एक कानून ये भी बना हुआ है कि अगर आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाते हैं या समाज में हिंसा फैलाने का कोई ऐसा कार्य करते हैं,
या तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कुछ जो है सजा का प्रावधान जो है अभी इसमें नए कानून में डाला गया है। या फिर पेपर लीक के मामले में जो अभी कानून बना है कि शायद 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 वर्ष की जेल जो है वो बनी हुई है। तो कल रात को 12 बजे से आईपीसी हमारा जो था, दंड संहिता जो थी वो अब हट गई है, उसकी जगह से न्याय संहिता लागू हो गई है। इसी प्रकार से जो हमारा सीआरपीसी था उसकी जगह शायद भी लगता है भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हुई है। तो ऐसे कुछ चेंजेस हुए हैं। आप जो कह रहे हैं निश्चित स्तर पर ठीक बात है कि उस पर विचार करने की आवश्यकता तो है। जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्टेटमेंट दी तो वो सीधे सीधे वायलेंस यानी कि हिंसा को क्रिया करने के लिए दी कि आप मारकाट कर सकते हैं, एक तरह से उकसावे की कार्रवाई है। तो ऐसी अगर कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है जिससे हिंसा भड़क सकती है या फिर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके आप पूरे समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं या किसी किसी दुश्मन देश को फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित स्तर पर वहां पर जो है आपके वक्तव्य की गंभीरता के अनुसार कार्रवाई तो होनी चाहिए। बाकी इस पर मुनि जी थोड़ा सा अच्छा बताएंगे मुझे लगता है। ठीक है, हम जो बता देंगे लास्ट जैसे में। आज है कि आज जैसे जो है इतने प्रतिष्ठित पद पर राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और देखिए उन्होंने क्या कहा कि हिंदू जितने होते हैं वो हिंसक होते हैं, बीजेपी के जितने भी हैं सब हिंसक हैं, आरएसएस हैं तो सब हिंदू हिंसक हैं। अरे भाई, तो आपके पक्ष में भी तो हिंदू हैं, क्या वो हिंसक हैं? ये इतने सम्मानजनक जो संसद भवन है वहां पर क्या यही सब रह गया है? मतलब कहने सुनने के लिए क्या है इसका तो कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए हमने आज जो है कहा कि अभी व्यक्ति करने का अधिकार इतने, मतलब किसी प्रधानमंत्री के बाद में विपक्ष के नेता का दूसरा स्थान होता है और वो इस प्रकार की बात और जो पूरा विश्व देख रहा है और संसद भवन में कहेंगे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इसीलिए इस बात का उठाया। धन्यवाद। वो कहेंगे आदरणीय मुनि जी कुछ इस पर जो है। मुनि जी जो है क्लियर करेंगे थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, मैं इसको आपको बता दूं, राहुल गांधी वाला मामला। जी 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 राहुल गांधी ने जो बोला जी वो, उसमें उनकी भाषा गलत थी। जी जी भाषा जी बोले गलत नहीं है, जी लेकिन मूर्खतापूर्ण भाषा हो गई। उनको जो बोलना चाहिए था वो शब्द में जहां पर उन्होंने लगाया, वहां उन्होंने ये लगाया कि हिंदू, जी जो हिंदू जो हिंदू करके उन्होंने लगा दिया, जी जो हिंदू हिंसा करते हैं जी उनको ये शब्द दूसरा जोड़ना चाहिए था, उसमें और शब्द जुड़ना था। मैंने कल लिखा है इस पर। जी बाबूजी पढ़ा मैंने। हाँ, कल मैंने लिखा है। उनकी भाषा बिल्कुल गलत थी एकदम, और इसलिए इतना हंगामा हो गया क्योंकि राहुल गांधी को बोलने तो आता नहीं है भाई, माने एकदम नासमझ है। भाई वो कट्टर हिंदू कह सकते थे, हाँ, जो हिंसात्मक कह सकते थे। प्रवृत्ति। हाँ, वो शब्द उनका गलत था। चलिए, और आगे कोई कुछ? बाबा एक प्रश्न और है। हाँ, राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों की सीमा किस प्रकार से तय हो जिससे सभी लोग संतुष्ट हो सके? दूसरा, यदि तंत्र समाज के अधिकारों का हनन करता है तो हमारे पास उसके लिए क्या उपाय है उसके उन्मूलन का? ठीक है। तंत्र अगर अधिकारों पर हस्तक्षेप करता है तो उसका तो एकमात्र तरीका यही है कि संविधान जो है वह समाज के अधीन होना चाहिए। अभी घर को चलाने वाला जो नियम है, जो लिखित दस्तावेज है, जो नौकर के लिए बनाया गया है, वो नौकर के हाथ में हो गया है और उसने वो रिमोट कंट्रोल पकड़ रखा है।
तो जब संविधान संसद रूपी जेल से मुक्त हो जाएगा और समाज के अधीन हो जाएगा, तो अपने आप जो तंत्र का हस्तक्षेप है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा आपने कहा सामाजिक और संवैधानिक, दोबारा आप दोहराएंगे इसको? सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक तीनों प्रकार के अधिकारों की समय सीमा किस प्रकार से तय हो? देखिए, सामाजिक तो समाज के द्वारा प्रदत्त जो है, जैसे समाज किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बाधित नहीं कर सकता है, यह समाज की जो है अंतिम सीमा है। किसी को बहिष्कृत कर सकता है। और राज्य की बात की जाती है, जब संविधान की बात की जाती है, तो वह व्यक्ति के ऊपर लागू हो सकता है, व्यक्ति को दंडित कर सकता है, लेकिन उसकी अंतिम सीमा यह है, अधिकतम सीमा यह है कि वह समाज के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राजनीतिक के विषय में अगर बाबूजी थोड़ा बताएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अभी हम बता देंगे। जी। चलिए, और लोग कोई कुछ? आज कुछ नए लोगों को अवसर देना चाहिए, तो हाँ, दीजिए रामराज ना। जी हैं, गायत्री साहू जी हैं। कुछ आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बोलिए। कोई भी नए लोगों में से कोई कुछ बोलना हाँ, चाहे? वीरा स्वामी जी हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग अपनी बात को रखिए। चाहे एक लाइन या दो लाइन आप बोलने का प्रयास करेंगे, तो जो पहले लोग बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा हम चुप कराएं, कि नए लोग सम्मिलित हो सके, उनकी भी इसमें जो है सहभागिता रहे इस चर्चा के अंतर्गत। कुछ राकेश जी को कुछ कहना है क्या? बाबूजी, चर्चा में भूख से मरने की भी बात आई थी। तो क्या भूख से यदि किसी की मृत्यु होती है तो इसे क्या प्राकृतिक मृत्यु माना जा सकता है? थोड़ा इस पर विचार स्पष्ट करेंगे। देखिए, अगर किसी की भूख से मृत्यु होती है तो उसके भूख का कोई दूसरा आदमी कोई कारण है क्या? अगर वो स्वयं कारण है भूख का, तो इसके लिए तो कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं होगा। भाई, एक जैसे बात कोई बताइए। अनशन करते हुए मर जाता है या हाँ, कोई अपना। एक बात ये बताइए जी। कि उसको एक दिन की मजदूरी में 12 किलो अनाज मिल रहा है, तो भूख से क्यों मरेगा? अब प्रश्न उठता है कि अगर वो काम करने योग्य नहीं है, बीमार है या अपाहिज है, बहुत वृद्ध है, मान लीजिए, जी। उसकी चिंता समाज करेगा, समाज उसको मरने नहीं देगा। सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। बाबा, भैया का प्रश्न मुझे लगता है इस प्रकार से है, जिस प्रकार से कि उस समय अकाल के दौरान अंग्रेजों का शासन था, और बंगाल में अंग्रेजों ने तो अपने यहाँ से अन्न आदि खाद्य सामग्री बाहर देशों में, इंग्लैंड, ब्रिटेन और उधर भिजवाया, और हमारे हिंदुस्तान का अनाज बाहर भेजा, और हिंदुस्तान में बंगाल का आदमी भूख से। तो वो जो हुआ वह अपराध था। वो तो हाँ, लूट है ना, सीधा सीधा आपके लूट की गई, आप गुलाम थे, तो वह नहीं आपके तो होना चाहिए था जो हुआ। तो आपने वो अन्न वो पैदा हो किया, गया आपने मेहनत अपराध। करी। अगर आपके पास मान लीजिए खाने का भोजन है और हम उसमें बाधा पैदा करें, उसको हम ले लें, लेके हम दूसरे को दे दें, ये अपराध हो जाएगा। जी बाबा। हेलो, मेरा हाँ हेलो जी। ब्रजेश जी, मेरा इसमें ये प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कोई परिवार है या कोई गांव के लोग हैं, और वो जो है किसी 20 साल से जो है अन्न उत्पादन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को भरपूर जितना उन्होंने टैक्स लगाया है सारा टैक्स दे रहे हैं,
और एक साल जो है दूसरे साल उसमें कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, सारा फसल नष्ट हो जाता है और वो गांव या परिवार कोई भी है भूख से मरने लगता है, तब फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो क्योंकि देखिए उन्होंने 20 साल तक टैक्स अदा किया है किसी को, सरकार को दी है। बिल्कुल। ये आप सोचिए कि एक गांव, तो एक गांव के ऊपर आपके पास जिला सभा भी है। तो अगर जी एक परिवार भूखा है तो गांव चिंता करेगा, अगर किसी गांव पर कोई आफत आई है तो जिला सभा चिंता करेगी, अगर जिला सभा पर आफत आ गई है तो राष्ट्र सभा चिंता करेगी। ये तो आदर्श स्थिति में हुआ, हाँ, आज की अरे स्थिति आदर्श में क्या स्थिति होगा? में। जी लेकिन वर्तमान स्थिति में हम जी लोगों ने एक नियम बनाया है वर्तमान स्थिति में जी कि एक सीमा रेखा से ऊपर वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतंत्रता जी जी और नीचे वाले को समान सुविधा, मतलब हम एक सीमा रेखा बनाएंगे, राज्य बनाएगा और उस सीमा रेखा से नीचे वालों को सबको गारंटी देगा खाने की, जी 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 कोई भूख से नहीं मरेगा, इसकी गारंटी राज्य देगा। जी ये हम लोग डिफाइन किए हैं अपने संविधान में। एक बात और है मोहन जी कि जी आदर्श सर। स्थिति में हम इतना सारा टैक्स देंगे ही नहीं, राज्य को तो हाँ, केवल सुरक्षा और न्याय दो ही कर और देंगे। बस वो तो टैक्स तो देंगे ही नहीं हम लोग। वो तो राज्यसभा के पास जाएगा तो सड़क बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, रेलवे बनाना हो, भुखमरी मिटानी हो, सब राज्यसभा करेगी। मतलब राज्य को हम मुक्त कर देंगे, बाकी सब हाँ, आप राज्यसभा से करवा लीजिए। ठीक है ना। बाबा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ हाँ, कि क्या भूख से मृत्यु को प्राकृतिक मृत्यु माना जाएगा या असामान्य मृत्यु माना जाएगा? नहीं, भूख से वर्तमान मृत्यु हालात को में, आप वर्तमान जो प्राकृतिक चल रहा मानेंगे। है। जी। नहीं, उसको आप प्राकृतिक मानेंगे क्योंकि भूख से जो मृत्यु हो रही है इसमें जी। किसी दूसरे की गलती नहीं, आपकी गलती है। आप अगर आप अगर काम करके दिन रात शराब पिएंगे जी। तो मरेगा कौन? तो वो तो शराब से मृत्यु होगा, नशाखोरी की मृत्यु नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ भूख से। आप अपना कमाए और शराब पी गए, खाने को खाइए नहीं रहे हैं आप। हाँ, ये तो अगर ठीक है, आप ये तो। खाने की चिंता नहीं कर रहे हैं जी। तो भूख से आप मरेंगे। देखिए ताती जी, प्रकृति ने आपको भूख दी है तो भूख के साथ भूख को मिटाने के लिए शरीर और सामर्थ्य भी दिया है। अगर आप अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उस परिस्थिति में आप भूख से मर जाएंगे, तो निश्चित उस तरह पर यह प्राकृतिक मृत्यु है। लेकिन आपके पास भोजन है और किसी ने छीन लिया, तब यह प्राकृतिक नहीं है, तब यह अप्राकृतिक है। तब उस परिस्थिति में देखिए, दोनों परिस्थिति में आप मरे भूख से, लेकिन एक में आपकी निष्क्रियता ने मार दिया और दूसरी परिस्थिति में आपसे किसी ने छीन लिया तो इसका मतलब अप्राकृतिक मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु आपकी भूख से ही है, प्राकृतिक भी हो सकती है और अप्राकृतिक भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। एक बात जी, आपको बहुत बता दें बहुत और स्पष्ट हो गया। जी। एक 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 बात और बता दें ताती जी, जी। जी बाबा। प्रकृति ने आपको अतिरिक्त इमरजेंसी के लिए, बहुत अगर आपातकाल आ जाए आपके ऊपर, तो 5 लाख रुपया आपको अतिरिक्त दिया है प्रकृति ने कि अगर आपात माने इमरजेंसी हो जाए तो एक आंख बेच देना, एक किडनी बेच देना और खाते रहना फिर तुम। इसमें आपको क्या दिक्कत आएगी? एक आंख और एक एक किडनी तो आपको एक्स्ट्रा दिया है प्रकृति ने, हम्म। तो किसी को मरने की नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप अगर अब जो प्रकृति ने अतिरिक्त दिया है उसका भी उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो मरिए। हम्म। अभी वर्तमान में एक किडनी और एक आंख की कीमत 10 लाख रुपया हो जाएगी करीब करीब, मिल जाएगा आपको आराम से। जी। इसलिए कहीं प्रकृति ने कोई गलत नहीं किया है, बहुत दिया है आपको।
बाबा एक प्रश्न और है हाँ, कि हमारे यहाँ दस्यु समस्या, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या, ये, नक्सली। हाँ, नक्सलवाद। हाँ, तो और नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है अब। बाबा दस्यु समस्या, डकैत समस्या भी खत्म हो रही है हमारे यहाँ, लगभग खत्म हो गई है। हाँ, लेकिन इसके पीछे क्या अधिकारों का है या कर्तव्यों का? कौन कर्तव्यों से लोग भटक गए हैं, अपने कर्तव्य पथ से भटक गए हैं, या उनके अधिकार नहीं मिले इसलिए भटक गए हैं? इसका सरकार के पास अ, उचित समाधान क्यों नहीं? नहीं, देखिए, इसमें जो पिछली सरकारें हैं वे इस प्रकार के टकराव को प्रोत्साहित करती थी। वो चाहती थी कि समाज में टकराव पैदा हो गरीब और अमीर के बीच में। जी बाबा। नक्सलवाद को उन्होंने प्रोत्साहित किया क्योंकि पिछली सरकारें जो थी वो अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिस्टों से प्रभावित थी। तो कम्युनिस्ट हमेशा वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित करता है, तो पर उसका बाबा यही परिणाम हुआ नक्सलवाद। बाबा अब जो वीरप्पन का, सरकार है, हाँ, अब जो सरकार है ये इसको प्रोत्साहित नहीं कर रही है, तो नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में तो यहाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में तो अभी है, लेकिन जी वो जी धीरे धीरे लगता है कि 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। जी, पर बाबा एक वीरप्पन का प्रकरण शायद आप सभी ने देखा था, मेरे भी संज्ञान में उस समय था, बहुत पढ़ा उसके। तो वीरप्पन पूरी की पूरी 600-700 लोग उसके गैंग में शामिल हो गए थे, और चंदन का तस्कर था। तो ऐसी क्या बात थी कि वहां की जनमानस का समर्थन उसे प्राप्त था, भय नहीं था उसके प्रति, जबकि शासन के विरोध में था? तो ऐसी घटनाएं समाज में कर्तव्य के कारण होती हैं या दायित्व के अधिकारों के कारण होती भाई ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, अगर कोई बता सकता है तो बताइए आपने। देखिए, वीरप्पन का मामला हो या अन्य ऐसे जितने भी मामले हों, उसमें एक व्यक्ति तो रहता है तेज तर्रार बुद्धिमान, बाकी सब होते हैं भावना प्रधान। बड़ी सरलता से आप आदिवासी, पिछड़ा, वनवासी कह करके जो है लोगों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम रहते हैं। दूसरा है कि वो हमेशा इस बात को कहेंगे कि यह जल जंगल जमीन की लड़ाई है और सरकार हमसे हथियाना चाहती है, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। हजारों वर्ष से हमारे पूर्वज रह रहे थे। ऐसा कर करके चाहे आप 600-700 लोग हों या आप 6000 लोगों को जोड़ लेंगे, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको हिंसा की आवश्यकता ही क्या है, हिंसा का समर्थन नहीं किया जाता। और दूसरी बात सबसे बड़ी जो एक समस्या मुझे दिखाई देती है कि चलिए हम यह मान ही लें कि वो जल जंगल जमीन की लड़ाई कर रहे हैं, वह अपने अधिकारों की लड़ाई, एक पल के लिए इसको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है सबसे बड़ा कि अगर वो उस सिस्टम को कहते हैं कि जो सिस्टम वर्तमान सरकार है उसको हटाया जाए, तो उनके पास खुद तो कोई सिस्टम नहीं है। जो नक्सलिज्म है, कम्युनिस्ट है, या जो आपने वीरप्पन का, इनके पास सिस्टम कहाँ है? ये सिस्टम को तो हटा देंगे, लेकिन उसके बाद ये बताएं कि इनके पास कौन सा सिस्टम है, कौन सा मॉडल है? इनके पास कुछ नहीं है। तो हथियार के बल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना, और जब खुद आपके पास कुछ नहीं है तो जो व्यवस्था चल रही है उसको भी आप हटा देंगे, तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये लोगों को भावनात्मक स्तर पर केवल भड़काया जाता है, आदिवासियों के नाम पर, जंगल जमीन के नाम पर, इससे अधिक कुछ नहीं है। और जो आप बता रहे हैं 600-700 लोग, मुझे लगता है ये संख्या कम है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप 10 लाख लोगों को भी बड़ी ही सरलता से पोलराइज कर सकते हैं। हेलो, नहीं सभी लेकिन को प्रणाम। आप बताइए। ये कह रहा हूँ कि अगर देश का मुखिया या किसी पंचायत का मुखिया अगर भाषण देता हो या कोई भी बात कर रहा है, तो उसमें हल्ला करना, जिम्मेवार व्यक्ति अगर हल्ला करे तो ये क्या है? जैसे आज लोकसभा में हुआ, और जो पुराना कानून था उस कानून को संशोधन करके
नए कानून को लागू किया गया तो विपक्ष द्वारा जो है हंगामा किया गया। ये पहला मुद्दा। दूसरा जो है, अभी उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ आज, तो जो 100 लोगों का मौत हो गया, इसका कारण क्या है? उसका व्यवस्था कैसे नहीं हो पाया जो आज बताइए, कोई राम राज्य का उत्तर कोई? देखिए, जी बाबा। उत्तर प्रदेश की घटना की मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है अभी तक। कोई भोले हाथरस में। मैं आपको बताता हूँ घटना जी कि हाथरस जिले में किसी गांव में कोई भोले प्रवचन हो बाबा। रहा था। भोले बाबा कोई प्रवचन कर रहे थे और उसमें भीड़ 50,000 आदमी जुट गए थे। और जब वो प्रवचन उनका समाप्त हुआ, तब वहां से जो लोग उठे उसमें भगदड़ मच गई और उसमें भगदड़ में 100 लोग मर गए और 100-150 लोग अभी घायल हैं। ये पूरी घटना मैं आपको बता दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर की में मर समस्या गए है, वहां। तो ये कानून की। ये इसमें दोष तो वास्तव में तो मरने वालों का है। जी किसी ने आपको वहां इकट्ठा होने को कहा नहीं है। आप इतनी भीड़ में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और जाते हैं तो मर जाते हैं, तो इसके लिए कौन दोषी होगा? व्यवस्थापक दोषी हैं बाबा। नहीं, इसमें व्यवस्था दोषी नहीं है इसके लिए। नहीं जी नहीं, जी व्यवस्था का बाबा, दोष नहीं है। बिल्कुल व्यवस्थापक दोषी है। नहीं, इसमें व्यवस्था ने थोड़े कहा है कि आप जाके वहां इकट्ठा हो जाइए इतने लोग। नहीं नहीं, उन्होंने बुलाया बाबा, और नहीं, आपने। व्यवस्था ने नहीं बुलाया है। बुलाया राज्य उसमें ने नहीं वो बुलाया है। धर्मगुरु ने है। हाँ, राज्य ने नहीं बुलाया, जो कमेटी वहां की व्यवस्थापक थे, हाँ, अरेंजमेंट ठीक करने है, वाले। तो वो अब फरार हो गए हैं और वो सब चले गए आपका ले जाओ तो। लेकिन इस प्रकार भीड़ लगाने से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। ये है मोटी मोटी बात। और जो लोकसभा में जो भाषण हो रहा था उस समय विपक्ष वाले हल्ला कर रहे थे। ये सब गुंडागर्दी है। ये तो अच्छा नहीं है, सभी का सदस्यता नहीं, समाप्त होना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत और है ना। जी एक दिक्कत ये है कि आज से 10 साल पहले करीब करीब इसी तरह बीजेपी वाले भी करते थे, जी जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो ये तो सब नाटकबाजी है और कुछ नहीं है दोनों। देखिए, राजीव दीक्षित जी इस विषय पर बोलते थे कि भारत की संसद में पक्ष और विपक्ष ऐसे टकराता है ना, जैसे कि ये लोग कैटल मार्केट में खड़े हों। बल्कि कैटल मार्केट में जो लोग होते हैं वो इनसे ज्यादा सभ्य होते हैं कि लाइन से लग करके सामान लेते हैं। ये सब समाज को बेवकूफ बनाने वाली बात ज्यादा है। जी वहां से आप निकाल सकते हैं उन लोगों को, लेकिन सब ड्रामा है। चलिए, और कोई किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। हाँ, हमारा एक सवाल है। हाँ, हमारा जो सवाल है वो काफी कंट्रोवर्शियल है। अभी 2 दिन पहले की बात है, पश्चिम बंगाल में एक गांव में वहां की पंचायत ने स्त्री पुरुष को सरेआम कोड़े लगाए, उसके साथ मारपीट की वहां की पंचायत ने। तो हमारा ये मानना है कि हम जब बात करते हैं कि हम समाज को अधिकार देंगे, तो वहां के समाज ही उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। समाज चलिए तो है ही नहीं है। अभी तक समाज की का कोई स्वरूप तो दिख नहीं रहा है। सब काम तो सरकार ने जिम्मा ले लिया है। देखिए ब्रजेश जी, इनका कोई उत्तर आप देंगे तो देखिए। देखिए विपुल जी, मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ स्टेट है, यानी कि ये तो सरकार का काम था। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा जो आप कह रहे हैं, ग्राम सभा बनती है तो बहिष्कार तो कर सकती है। इस बारे में मैंने पहले भी कहा कि अब पंचायतों ने भी ग्राम सभाओं ने भी इस तरह का शुरू कर दिया। हरियाणा में देख लीजिए। तो इनको दंड देने का अधिकार नहीं है।
यहाँ राज्य की असफलता है कि जिन लोगों ने दंड दिया या जो क्रिया करी, उस पर राज्य को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अधिकार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ स्टेट है, यानी कि केवल राज्य ही उसमें जो है दखल दे सकता है। जब हम लोग ये कहते हैं कि समाज को अधिकार देने चाहिए, तो हमने एक भी बार ये नहीं कहा है कि सुरक्षा और न्याय का अधिकार समाज को देना चाहिए। बाकी हम कह रहे हैं सामाजिक मामलों में समाज का अधिकार दिया जा सकता है। अगर दंड प्रक्रिया में कोई में सामाजिक सक्रियता हो रही है, तो उन लोगों को चिन्हित किया जाए, दंडित किया जाए। लेकिन हमने अपने पूरे स्टेटमेंट में कभी ये नहीं कहा है कि जो समाज है वह दंड देगा। यानी हमारी लेकिन जो परिभाषा है विचार मंथन है, उससे बिल्कुल अलग है वो। मैं लेकिन आपको एक चीज और बता दूं। पुराने जमाने में अपने हिंदू समाज में दंड देने पर प्रतिबंध था पूरा। समाज किसी को दंड नहीं दे सकता था, बहिष्कार कर सकता था। उसके बाद आए मुसलमान, तो मुसलमानों ने एक नया सिद्धांत दिया कि समाज को दंड देने का अधिकार है। ये सिद्धांत मुसलमानों की तरफ से आया है। जी, ये सामाजिक हिंसा का मुसलमानों से ही हाँ, आया है। मुसलमानों से आया। उसके बाद आ गए अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने आकर कहा कि आप दंड भी नहीं दे सकते हैं, बहिष्कार भी नहीं कर सकते हैं। अब ये तीनों का बन गया खिचड़ी। हिंदुओं की सोच, मुसलमानों की सोच और अंग्रेजों की सोच, ये तीनों मिक्स हो गया। मिक्स करके खिचड़ी बन गई। तो बस कहीं हिंसा हो जा रही है, कहीं बहिष्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब गड़बड़ हो गया है पूरा का पूरा। वास्तव में होना ये चाहिए कि आपको किसी को भी दंड देने का अधिकार नहीं है, बहिष्कार करने का अधिकार है। ये होना चाहिए। चलिए हमारा और बताइए। हमारा एक सवाल और है। पहले किसी अन्य साथी को देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक हाँ, है। कोई और पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर विपुल जी को दे देंगे। आप लोग को सुनील जी कुछ नहीं कहना है? सुनील जी को, वैद्यराज जी है, गायत्री साहू जी हाँ, हैं। आज आज ये लोग कोई नहीं बोले हैं कुछ। असल में वो बोलने में ये दिक्कत आ रही है ना ब्रजेश जी, जी। कि जब प्रेमनाथ जी होते थे तब तो सबके अंदर उत्साह रहता था बोलने का, और प्रेमनाथ जी अब नहीं है तो बारे बारे मैटर ही गड़बड़ हो जा रहा है सब। जी। अच्छा विपुल जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए फिर। हाँ, मेरा मेरे जो को बोलना है, मेरे को, जी बोलिए आप। कि क्या प्रेमनाथ जी का हमने बहिष्कार कर दिया? नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, कह नहीं रहे किया हैं गया कि है। प्रेमनाथ जी का हम लोगों ने बहिष्कार नहीं किया है। प्रेमनाथ जी से ये कहा गया है कि आप 7 दिन तक बैठ करके सुनिए, और अगर कोई प्रश्न करना हो तो करिएगा, आप 7 दिन तक बोलिए मत। हाँ, बस इतनी बात हुई है। 7 दिन आप सुनिए, सुनने की आदत भी डालिए। ठीक है। अब बाकी नए अब लोगों वो को अवसर सुनने दिया को जा रहा तैयार है। ही नहीं है। उनका यह है कि अगर हम रहेंगे तो हम बोलेंगे, और बोलेंगे तो विवाद पैदा करेंगे। ये बात हुई है। नहीं, बहिष्कार हम लोग क्यों करेंगे प्रेमनाथ जी से? देखिए जो उसमें क्या प्रेमनाथ जी हुआ है है, ना। ये आपको बता दें ब्रजेश जी, जी 7 वर्किंग डेज है, 7 दिन उनको। जी जी मतलब अगर वो 7 दिन नहीं जुड़ेंगे अभी, जी तो फिर 7 दिन उनको सुनना पड़ेगा। जी ये माने नहीं जुड़ने वाला उसमें नहीं माना जाएगा, ये है उसका। जी जी। हो हाँ, उनको 7 दिन तक
ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तब भी। विपुल जी, आप अपनी बात रख लीजिए। हाँ, हमारा ये सवाल है बाबा जी से कि वो विचार को किस तरह से देखते हैं, और वो जो जो व्यवस्था चाहते हैं उसमें विचार की क्या सजा होगी। विचार की क्या? विचार की क्या सजा होगी। विचार? हाँ विचार के संबंध में आप मुझे फोन करिएगा, हाँ मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद आपसे बात कर लेंगे हम। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। देखिए, आज अन्य जो चर्चा हुई है, आज जो चर्चा हुई है, ये मेरे हिसाब से बहुत ठीक चर्चा हुई है, एकदम, और पर्याप्त हुई है। अधिकार, दायित्व, कर्तव्य, देखिए वास्तविकता यही है कि सारी समस्याएं राज्य ने पैदा की है, और वह एक मुख्य समस्या ये है कि राज्य ने परिवार, गांव और समाज, इनको अस्वीकार कर दिया। इनको व्यवस्था की इकाई माना ही नहीं कभी भी। अगर ये परिवार व्यवस्था को, गांव व्यवस्था को और समाज व्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकार कर ले राज्य, तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन राज्य से जुड़े जितने लोग हैं, वो लोग समाज का अपने को मैनेजर नहीं मानते हैं, कस्टोडियन मानते हैं, और इसीलिए सारा गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे जन जागृति ला करके और राज्य के सामने यह एक विषय रखेंगे हमेशा कि समाज के अस्तित्व को राज्य स्वीकार करे, परिवार, गांव, जिला, सबको अधिकार दे। ये सब समस्याओं का समाधान यही आकर के माने रुकेगा। यही समाधान है, और कोई समाधान है ही नहीं। चलिए, और पूछना हो किसी को तो कोई प्रश्न और बताइए, नहीं तो समाप्त करें। ठीक है, मीटिंग को समाप्त करते हैं। ठीक है।